नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के विजय दिवस की, राहुल गांधी के मोदी सरकार पर तंज की, जानेंगे पीएम मोदी को क्यों याद आए अखिलेश यादव, बिना कांग्रेस कैसे विपक्ष का गठबंधन तैयार करेंगे पीके, बात करेंगे टीएमसी में बगावत की सुगबुगाहट की, यूपी चुनावों को लेकर ओवैसी की बड़ी तैयारी की, और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम के संदेश के खिलाफ बनती बीजेपी की रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा चुनावों को लेकर टीएमसी ने खेला बड़ा दांव। सत्ता मिली तो महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 5,000 रुपए। राज्य में शुरू की जाएगी गृह लक्ष्मी योजना। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, राजनीतिक विरोधी विचारधारा और पत्रकारों को दबाने के लिए नहीं हो राज्य की ताकत का इस्तेमाल। ट्विटर युग में सरकार को होना होगा ज्यादा जिम्मेदार। पंजाब चुनावों को लेकर अकाली दल का ऐलान, सत्ता मिली तो बीएसपी भी होगी सरकार में शामिल। बीएसपी विधायक को बनाएंगे डिप्टी सीएम। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र ने जताई चिंता, राज्यों को लिखी चिट्ठी, हालत पर नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की कही बात। देश में 10 राज्यों के 27 जिलों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार को पूरी तरह झुकाने के बाद आज किसानों ने दिल्ली से घर वापसी शुरू कर दी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही किसानों ने अपनी तमाम दूसरी मांगों को भी सरकार से मनवा लिया है। वैसे अधिकांश मांगों पर अभी सरकार की ओर से सिर्फ लिखित आश्वासन दिया गया है। ऐसे में किसान वापस भी लौट सकते हैं, लेकिन आज का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक है। 26 नवंबर 2020 से लेकर 11 दिसंबर 2021 ये वो वक्त है जब देश ने अन्नदाताओं का जबरदस्त आक्रोश देखा, हक के लिए हुंकार भरते देखा, कृषि कानूनों के खिलाफ उनके जज्बे और जोश को देखा। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक निकले थे लाखों किसान अधिकारों के लिए, अपने इंसाफ के लिए। लंबी जद्दोजहद चली, सरकार से महीनों तक बहस चली, जब जाकर ये जीत मिली कृषि कानूनों पर, जब सरकार झुकी तो अन्नदाताओं ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। इसीलिए 1 साल के बाद अब जाकर किसान लौटने लगे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जहां तंबू लगे थे, ट्रैक्टर खड़े थे, अब वहां का नजारा बदला बदला सा है। दिल्ली से हरियाणा तक किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया है। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगी। अब किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस तो लौट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं मानेगी तो किसान फिर से आंदोलन करेगा, लेकिन प्रशासन से नहीं डरेगा। जहां एक तरफ टिकैत सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं से लौटने वाले किसानों का पंजाब सरकार स्वागत करेगी। किसानों, मजदूरों और संयुक्त किसान मोर्चा को बधाई देते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की जीत है। अब कांग्रेस तो किसानों का साथ दे रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये हुंकार अब भी सरकार को परेशान कर सकती है। किसानों का लक्ष्य शुरुआत से ही कृषि कानून, बिजली बिल, एमएसपी और पराली कानून थे, और किसान अपने लक्ष्य को हासिल करने में भी कामयाब रहे, जिसकी खुशी आज उनके चेहरों पर दिखाई भी दी। लेकिन सरकार तो बिना लक्ष्य पाए ही खुशी मनाती दिख रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि योजना का बड़ा हिस्सा सरकार ने सिर्फ प्रचार पर ही खर्च किया, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है, और इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी को उसी की एक रिपोर्ट के आधार पर निशाने पर लिया है। दरअसल संसद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत साल 2016 से 2019 के दौरान आवंटित राशि में करीब 80% मीडिया प्रचार पर खर्च किए जाने का उल्लेख करने वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार काम कम प्रचार ज्यादा करती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा,
भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपवाओ। आपको बता दें कि लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी भाजपा सांसद हिना गावित की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। समिति को ये भी देखने को मिल रहा है कि 2016 से 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए 446 करोड़ 72 लाख रुपए में मीडिया प्रचार पर 78.91% राशि खर्च की गई है और ये देखकर समिति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। योजना के तहत 2014-15 में शुरुआत के बाद से कोविड प्रभावित वर्ष को छोड़कर अब तक आवंटित राशि का राज्यों द्वारा केवल 25.15% खर्च करना बताया है और कहा है कि ये उनके खराब कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत के बाद से कोविड वाले वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल आवेदन 848 करोड़ रुपए था और उक्त अवधि में राज्यों को 622 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए गए थे। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर सरकार की फिजूल खर्ची सामने आई है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार योजनाओं से ज्यादा उस योजना के प्रचार के जरिए खुद को चमकाने में पैसा खर्च करती है। काम भले ही ना हो लेकिन नाम जरूर होना चाहिए और ऐसा ही यूपी में भी देखने को मिल रहा है। आज पीएम एक बार फिर यूपी में थे। उन्होंने सरयू परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, लेकिन इस परियोजना का श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव का दावा है कि योजना का 75% हिस्सा उनके कार्यकाल में ही पूरा हुआ, बचा 25% पूरा करने में योगी जी को 5 साल लग गए। अखिलेश को जवाब देते हुए पीएम ने भी तंज कसा। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। आज से करीब 50 साल पहले सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था। जब इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद परियोजना पूरी हुई है। पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस परियोजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है कि बचपन में इस परियोजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस परियोजना का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा था। अब सरकार भले ही कितने दावे कर ले और विपक्ष पर निशाना साध ले, लेकिन पीएम के हर संबोधन में अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का जिक्र आना पार्टी के डर को दर्शाता है। किसने फीता काटा और किसने क्रेडिट लिया, ये सवाल तो पूरे चुनावों में चलते रहेंगे। क्रेडिट लेने की होड़ और दूसरी पार्टी को कमजोर करने और कमजोर बताने का खेल भी चलेगा। इस खेल में फिलहाल टीएमसी सबसे आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां अधिकांश पार्टियां 1 महीने बाद शुरू होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, वहीं टीएमसी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। इन चुनावों को लेकर क्या है टीएमसी के रणनीतिकार की रणनीति, देखिए। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। देश की सबसे पुरानी पार्टी में उन्हें काफी संभावनाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस से पीके की बात नहीं बनी तो वो अब उस पार्टी को अपने निशाने पर ले रहे हैं, जिसे वो पहले बीजेपी का विकल्प बताते थे। ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति का काम कर रहे प्रशांत किशोर कांग्रेस को कमजोर कर टीएमसी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण है कांग्रेस नेताओं को टीएमसी में शामिल कराने का पीके का अभियान। साथ ही पीके कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो कांग्रेस पर निशाना ना साधते हों। उसी कड़ी में रणनीतिकार पीके ने कांग्रेस पार्टी पर फिर निशाना साधा है। साथ ही संकेत दिए कि ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा बनाने की जिस कवायद में जुटी हुई हैं, वो उनका सही कदम है और ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। पीके ने कहा कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को हरा नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले एक भी लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली है। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनावों में हार मिली है। कांग्रेस नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सभी की सुनते हैं, यही उनकी ताकत है। उन्हें पता है कि आखिर लोगों को क्या चाहिए। पीके ने ये भी कहा कि अगले कुछ दशकों तक भाजपा के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति घूमेगी। तो पीके दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर पार्टी है और टीएमसी मजबूत। वैसे पीके कुछ दिनों पहले खुद कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। जिस कांग्रेस और यूपीए को पीके कमजोर बता रहे हैं, उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है। शिवसेना ने यूपीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पकड़ अपनी ही पार्टी से ढीली पड़ती जा रही है। उनके सांसद ही पार्टी नेता की बात नहीं मान रहे हैं। दूसरों के घरों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी से अब अपना ही घर नहीं संभल रहा है। पार्टी नेता ममता बनर्जी को खुली चुनौती देने लगे हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक मंच पर जमकर फटकार लगाई थी और उन्हें ये चेतावनी देनी पड़ी कि महुआ खुद को पार्टी से ऊपर ना समझे। लेकिन ममता की फटकार का कोई भी असर पार्टी नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी के निर्देश पर बुलाई गई सांसदों की बैठक में टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्मों का लोकप्रिय चेहरा मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ने आने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में हुई इस बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी निर्देश दिए गए थे। अभिषेक बनर्जी का कोलकाता में कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और दिल्ली पहुंच गए। लेकिन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ने बिना कोई कारण बताए बैठक का बहिष्कार ही कर दिया। टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि मिमी और नुसरत ने पार्टी के निर्देशों की अनदेखी की है और 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के विरोध में आयोजित धरने को भी बीच में ही छोड़ दिया है। इसलिए पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस उन्हें मिला है या नहीं, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल मानसून सत्र के दौरान हुए विपक्ष के कथित अशांत व्यवहार को लेकर शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया था। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया था उसमें 2 टीएमसी के भी सदस्य थे। राज्यसभा सभापति के फैसले के खिलाफ संसद के बाहर विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच टीएमसी में फूट पड़ गई है। टीएमसी सांसदों को ही अपनी नेता की चिंता नहीं है। अब पार्टी नोटिस भेजने की बात कर रही है। साफ है ममता की पकड़ टीएमसी से कमजोर हो रही है। लेकिन इस समय सवाल यूपी की सत्ता का है। यूपी में चुनाव सामने है। यूपी की सत्ता जिसके पास होगी उसके लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना आसान होगा। और यूपी की सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम ने रणनीति तैयार कर ली है। तो क्या है ओवैसी की पार्टी की रणनीति और कैसे मिलेगी एआईएमआईएम को यूपी की सत्ता की चाबी? देखिए रिपोर्ट। भागीदारी मोर्चा भले ही बिखर गया है, लेकिन यूपी की सियासत में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में आधा दर्जन दल एकजुट होने की तैयारी में है। 5 पार्टियों ने तो साथ आने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही कई छोटी पार्टियों से ओवैसी की बातचीत चल रही है। इस मोर्चे का ऐलान 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में की जाएगी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर को मेरठ, 19 दिसंबर को बिजनौर के नगीना, 25 को फिरोजाबाद, 1 जनवरी को सहारनपुर में मोर्चे के ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी पहले ही घोषित 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मोर्चे के अन्य घटक दल बाकी 303 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मोर्चा ओवैसी के चेहरे पर ही यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। शौकत अली ने इस बात के भी संकेत दिए कि अगर मोर्चा यूपी की सत्ता में आता है तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी के सीएम हो सकते हैं। वैसे ओवैसी ने अभी तक यूपी के सीएम बनने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ओवैसी ने ये भी दावा किया कि इस बार यूपी में कोई भी सरकार एआईएमआईएम के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। यूपी में इस बार सत्ताधारी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ओवैसी के मोर्चे के मैदान में आने के बाद यूपी का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी की रणनीति की। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इन 5 में से 4 राज्यों में इस वक्त भाजपा सत्ता पर काबिज है। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सत्ता को बचाए रखने की है। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना कुप्रबंधन के कारण भाजपा के लिए जनता में नाराजगी दिखने लगी है। लिहाजा भाजपा ने अब इन 5 राज्यों में पकड़ मजबूत करने के लिए अपने 100 सांसदों को काम पर लगा दिया है। इसके लिए उनकी संसद से गैर मौजूदगी भी मोदी जी को कबूल है, जबकि अभी कुछ दिनों पहले खुद पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को कहा था। तो क्या है भाजपा की चुनावी रणनीति? आइए विस्तार से समझते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जमीन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने एक अहम फैसला लिया है। भाजपा ने अपने 100 सांसदों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने इन सभी 100 सांसदों को चुनाव तक राज्यों में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। बताया जा रहा
है कि 100 सांसदों को पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए सदन में मौजूद नहीं रहने की भी छूट दे दी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के सांसद शामिल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और इसका समापन 23 दिसंबर को होना है, लेकिन भाजपा के ये 100 सांसद अब सोमवार से संसद नहीं आएंगे। वैसे तो ज्यादातर सांसदों को उनके पड़ोसी राज्य की ही जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र विशेष के जातीय और अन्य समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सांसदों को पंजाब में जुटने को कहा गया है, जबकि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ सांसदों को उत्तराखंड जाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के सांसदों को गोवा में पार्टी को जमीन पर मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर में दोबारा जीत हासिल कर सरकार बनाने के लिए असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के सांसदों को तैनात किया गया है। भाजपा के लिए मजबूती बनाए रखने के लिहाज से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी अहम है और इसीलिए यहाँ की सभी 403 सीटों को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग राज्यों के सांसदों को क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। खास तौर पर बिहार के सांसदों को पूर्वांचल के सभी जिलों में जुटने का निर्देश दिया गया है। अब भाजपा ने अपने 100 सांसदों को काम पर तो लगा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावों के मद्देनजर रैलियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये रणनीति भाजपा को कितने राज्यों में सफलता दिला पाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।